द पीपल ऑनलाइन मैगज़ीन है। महिलाओं की उपलब्धियों, संघर्षों को बयाँ करने वाली ये मैगज़ीन है। इसमें एक लेख छपा है, 12 मस्ट रीड दलित ऑथर्स टू गेट रियल इनसाइट ऑन कास्ट इन इंडिया। कास्ट जाति की अंदरूनी जो हकीकत है उनको जानने के लिए इन 12 दलित ऑथर्स को पढ़ा जाना चाहिए। मैं पहले नाम बताता हूँ। इसमें नाम लिखा है बी.आर. अम्बेडकर, बेबी ताई काबले, बामा, उर्मिला पवार, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शांताबाई कांबले, कुमुद पावड़े, बाबूराव बगुल, मीना कंडासामी, गोगू श्यामला, याशिका दत्ता। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा का यह स्पेशल एपिसोड। मैंने जो नाम पढ़े हैं वो 11 नाम ही पढ़े और 12वां जो 12th नाम है वो मेरे साथ अम्बेडकर नामा में यहाँ पे अनीता भारती जी। स्वागत कीजिए इनका। अनीता जी, आपका स्वागत है अम्बेडकर नामा। जय भीम और थैंक यू। जय भीम। ये मैं पढ़ा इस लेख को तो मुझे लगा कि आपसे तो मैं बात कर ही सकता हूँ। जरा बताइए कैसे कैसे क्या है इसमें। देखिए, ये इस तरह के जो हैं वो सर्वे होते रहते हैं और मुझे लगता है ये एकेडमिक जो आर्टिकल है ये और ये राइटर्स का बेसिकली है जिनका लेखन में कास्ट का पक्ष और विमेन का पक्ष, खासकर दलित स्त्री का पक्ष उभर के आया है। ये उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जिसमें कास्ट को लेकर के जो राइटिंग होती है, लेखन होता है, उसमें उन्होंने जैसे हिंदी से ओम प्रकाश वाल्मीकि और मेरा नाम है और मराठी से हमारी शांता बाई हैं और उर्मिला पवार है, बेबीताई कामले है, बाबूराव बागुल है, 4 कुमुद पावड़े, 5 महाराष्ट्र से हैं और बाबा साहब को तो खैर बाबा साहब तो हमारे जिसे हम कहेंगे कि पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ राइटर हैं जिनकी कास्ट पे जितना उन्होंने लिखा और कोई अभी तक नहीं किसी ने लिखा होगा। और ये सब जो साथ में आए हैं जैसे कि बाबूराव बागुल जी का जब मैंने जात छुपाई, उर्मिला पवार की कहानियां, आयदान, कुमुद पावड़े जी की आत्मकथा। वो कुमुद पावड़े जी पहली दलित स्त्री हैं जिन्होंने संस्कृत में वो प्रोफेसर भी बनी। कुमुद पावड़े महाराष्ट्र की है। तो ये उस तरह के प्रोमिनेंट राइटर हैं जिन्होंने डिस्कोर्स खड़ा किया और जिन्होंने जो है वो जैसे कहते हैं ना, एक शांत नदी में पत्थर डाल करके जो चीजें दबी हुई है, कंबल के नीचे दबी हुई है, जो बिल्कुल जिन पे कोई बात नहीं करना चाहता, जो लोगों को लगता है बहुत अप्रिय विषय है, उन पर इन लोगों ने जो जिस मजबूती से लेखनी चलाई है और लोगों को सोचने पे जो मजबूर किया है, ये उस तरह का शायद मुझे ऐसा लगता है उस तरह के लेखकों को इन्होंने शामिल किया। जैसे मीना कंडा स्वामी है, तमिल की है, बामा है उधर की, तो साउथ के भी अपने साथ राइटर हैं। और बामा की आत्मकथा बहुत चर्चित हुई, बहुत उनका जब उनकी आत्मकथा आई तो बहुत लोगों ने ऐसी उर्मिला पवार की जब आत्मकथा आई उनकी है। तो मुझे लगता है कि इसको जो सिलेक्ट करने का शायद क्राइटेरिया ये रहा होगा कि हालांकि दलित राइटिंग तो में बहुत सारे नाम है, बहुत हमारे हिंदी में ही मैं कहूंगी कि बहुत प्रसिद्ध नाम है, जो जैसे हमारे आज तुलसी राम जी का है, उनकी कोई अहमियत कम नहीं है। उनकी जो दोनों आत्मकथाएं हैं मुर्दैया, और वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब पूरा कास्ट सिस्टम को वो खोलती हैं। तो उस तरीके से उन्होंने शायद जो मुझे नहीं पता क्या उनका पैमाना होगा, लेकिन जो जैसे कि मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि एक समय 2003 के बाद जब दलित स्त्रियों पे बहुत हमले हो रहे थे और वो भी चौतरफा हमले थे, उसमें हमारे राइटर भी शामिल थे, उनकी अस्मिता को लेके, उनकी जो है वो क्षमता को लेकर के जो हमले हो रहे थे, उस समय मैंने इंटरव्यू किया था और उस समय मैंने कंटिन्यूअस दलित महिलाओं के पक्ष में मजबूती से बिना डरे बेखौफ राइटिंग की थी। हालांकि हमारे सामने बहुत तरह के उस तरह के लोग थे जो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि उनके सामने कोई बोलने में भी डरता था। तो उस समय शायद मुझे लगता है कि जो वो उस वक्त बोलना था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और इसीलिए जब उस तरह के जैसे फिर जो आगे और भी राइटर, जो बाहर के जो राइटर्स है, उन्होंने हमारी लेखन को चिन्हित किया। हमारे भारत में तो हमारे दलित राइटर्स तो, मैं आपको बताऊं, मेरा राइटिंग तो चिन्हित ही नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जो है वो फेमिनिस्ट राइटिंग
हमारे जो लेखक है वो फेमिनिस्ट राइटिंग को चिन्हित नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कटघरे में आते हैं जब हम फेमिनिस्ट राइटिंग की बात करते हैं, तो क्योंकि उनके घर में भी वही सिचुएशन है, तो इसलिए वो फेमिनिस्ट राइटर्स को वो नहीं करते। दूसरा, एक्टिविस्ट राइटर को वो राइटर के तौर पे नहीं मानना चाहते। एक तो फेमिनिस्ट और एक ऊपर से एक्टिविस्ट, और वो भी ऊपर से ये कि जो खुल करके बोलने वाला हो, तो उस तरह के लोगों को महत्व हमारे दलित साहित्य में थोड़ा कम दिया जाता है, बल्कि बजाय उस तरह के उन लोगों को महत्व दिया जाता है जो कि हाँ में हाँ मिलाते हों, जो गलत को गलत ना बोल रखने की हिम्मत रखते हों। तो मुझे लगता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को प्रभावित करती है, लोगों को अपील करती है, लोगों को टच करती है। तो जब आप लोगों को टच करते हैं, लोगों को समझ में आते हैं ये सवाल है महिलाओं के, और ये बिल्कुल सीधे तरीके से पेश हो रहे हैं, और उनमें मतलब आर्गुमेंट हो रहा है, तो वो मुझे लगता है कि वो लोग उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। हम चाहे 100 साल कास्ट की राइटिंग करते रहे, लेकिन उसमें अगर सवाल खड़े नहीं होंगे, मजबूती से खड़े नहीं होंगे, तो उनको कोई उसकी उस तरीके से जो उसकी पहचान नहीं बनती। अब देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसमें है, उनकी एक झूठन आत्मकथा ही बहुत है लोग सवाल खड़े करने के लिए, लोगों को रुलाने के लिए, है ना। तो ऐसी बाबूराव बागुल की एक कहानी ही इतनी मजबूत है, जब मैंने वो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है, जब मैंने जांच पाई, मतलब वो कई कई तरीके से पढ़ी गई, कई कई तरीके से सराही गई। और उर्मिला पवार भी अपने, जैसे मैं कहती हूँ ना कि एक वक्तव्य रखने के लिए, एक बात रखने के लिए, एक मजबूती से रखने के लिए, आप जब अपनी बात रखते हो और फेमिनिस्ट नजरिए से रखते हो और दलित पर्सपेक्टिव से रखते हो, तो आप ये नहीं देखते कि सामने वाला चेयरमैन है, बीसी है, डायरेक्टर है, क्या है वो किस पोस्ट पर, ये नहीं देखते। हमें अपनी बात कहनी होती है तो कहनी होती है। जो ये निडरता होती है ना, ये एक पहचान बनाती है आपकी, और मुझे लगता है इसमें उस तरह के लोग शामिल हुए हैं जिन्होंने अपनी निडरता से, बिना मीना कंडा स्वामी ने खुद बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसके बावजूद वो झेलने के बावजूद खड़ी रही है मजबूती से और लिखती रही है। तो मुझे रतनलाल जी ऐसा लगता है। चलिए, अम्बेडकर नामा की बॉस शालिनी है और हम उनके अंडर में काम करते हैं, वो भी वीडियो बनाती रहती हैं। तो अम्बेडकर नामा दूसरे तरह का काम है और बिल्कुल वही सब बातें यहाँ बिल्कुल पे लाई बिल्कुल जाती है। आपने 2003 का जिक्र किया जी। और उसमें ये कहा कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके सामने लोग बोलने से डरते थे। नाम बता सकती हैं? मैं बता सकती हूँ, एक तो पूरा हमारा एक पूरा साहित्य का ग्रुप था जो एंटी विमेन था, दलित विमेन, जिसमें कि मैं खुल के कहूंगी कि धर्मवीर थे, डॉक्टर धर्मवीर। और उस समय वो जो लिख रहे थे, उनके सामने पूरी कथा देश में एक बहस चल रही थी, और बहस में हमारी सारी राइटर शामिल थी, अनामिका, रम्यका गुप्ता, रजनी तिलक, प्रभा केतान, मतलब सब जानी मानी। और लेकिन जो दलित महिलाओं की तरफ से वॉइस कम थी, मतलब वो हमें ही हाँक रहे थे, वो दलित महिलाओं को ही हाँक रहे थे। और उनकी राइटिंग जो है वो राजकिशोर, जनसत्ता, हंस में लगातार उनकी छप रही थी, एंटी विमेन राइटिंग। और उस समय जो है आप देखेंगे कि हंस के राजेंद्र यादव बड़े पावरफुल है ना, उनपे उनका एक बड़ा नाम है। जनसत्ता के ओम थानवी थे जो कि बहुत उस तरह के आर्टिकल जो पब्लिश करते थे। और वे, लेकिन इन सब पत्रिकाओं के बीच में कथा देश ने अपना एक स्टैंड रखा था, कि बाद में उसने कहा भी कि हम किसी ऐसा लेख को नहीं छापेंगे जो दलित महिला विरोधी होगा या महिला विरोधी होगा। और उस समय आप अंक उठाएंगे तो बहुत बहस चल रही थी, तो उसमें मैंने इंटरव्यू किया था, और उसमें यह भी था कि प्रेमचंद को लेकर के भी बहुत अलग तरीके से बात हो रही थी, कफन कहानी को लेकर के। तो कफन कहानी में मैंने वो बुधिया का प्रोस्पेक्टिव रखा था कि भाई बुधिया जो बच्चा देते समय मर जाती है, और वो जो है वो उसको कोई देखता नहीं है। आप जो है दो मेल पात्र को लेकर के इतनी बातें करें, लेकिन बुधिया भी है उस घर में जो जो बच्चा पैदा करे, और वो काम करके खिलाती है अपने परिवार को, लेकिन वो जब बच्चा देती है तो उसको कोई नहीं, वो मर जाती है, पड़ी रहती है मरी हुई। और उसमें जो है वो, तो उन्होंने चिढ़ करके मेरा नाम ही बुधिया रख दिया था, क्योंकि मैंने बुधिया का पक्ष लिया। बुधिया असल में दलित महिलाओं का प्रतीक है वो, कि इस तरीके से हमारे जो है गांव के समाज में देखे या उस तरीके से देखे, दलित महिलाओं की स्थिति बहुत भयानक है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन अगर हम उसको, उस पूरी स्थिति को नजरअंदाज करके, और अपने ही, अगर कोई व्यक्ति हमें, मान लीजिए, मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपको प्रताड़ित भी कर रहा है, तो वो पूरा समाज तो नहीं है ना, वो पूरे समाज में तो दलित महिलाएं प्रताड़ित है। 11 मैंने एक बार शिक्षा का कंपैरिजन किया था, सबसे कम दलित महिलाओं में एजुकेशन की दर है, सबसे कम। अभी पिछली बार जब ऑक्सफोर्ड ने एक स्टडी कराई थी, तो उसमें आया था कि जब बाकी महिलाएं 58 की उम्र में उनकी डेथ होती है, तो हमारी महिलाओं की 39 की उम्र में डेथ हो जाती है।
इतना फर्क, 14 साल का फर्क है हमारी डेथ रेट में। तो आप सोचिए कि एक दलित महिला जो है वो, उसको हेल्थ भी उसकी खराब है, उस पे काम का भी बोझ है, उस पे तमाम, उस पे कास्ट की भी डबल ऑपरेशन है, वो गरीबी की मार भी सहती है, और आप उसी औरत को लेकर के इतने ज्यादा तमाम तरह की बातें कर रहे हो। मुझे एक बार बड़ी हैरानी की, राजकिशोर जी अब तो नहीं है जिंदा, उनकी किताब अगर आपको पढ़ने को मिले, हरिजन से दलित जो भी किताब है, उसमें डॉक्टर धर्मवीर का एक आर्टिकल है, और उसमें काफी खराब तरीके से दलित महिलाओं के लिए लिखा गया, और मुझे इतना गुस्सा आया कि दलित महिलाएं जो होती हैं वो कामचोर होती हैं, ये होती हैं, दूसरे का बच्चा पेट पे रख लेती हैं, ये करती हैं, और अपने पति से बेगार कराती, मतलब तमाम तरह की बातें। और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की, मैंने हमेशा जो है वो उस तरह की औरतें देखी जो इतनी, मैं खुद अपनी मदर को देखूं तो मेरी मदर ने कितनी मेहनत, आपकी माँ ने मदद की होगी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ ने कितनी मदद की, जितनी आपको कथा है सबकी, सबके जीवन में जो उनके महिलाओं का जो स्थान है, चाहे वो बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, पत्नी हो, बहुत अहम रोल रहता है। लेकिन इन्होंने जो है वो, मुझे नहीं पता क्या कारण था कि इन्होंने बहुत उस तरीके से चरित्रहीन दलित औरत को साबित किया। तो उसके खिलाफ जब मतलब लोग क्योंकि वो भाई आईएएस थे और पता नहीं किस तरीके से लोगों को ओबलाइज करते थे, तो लोग बोलते नहीं थे उस पे। तो उस समय मैंने अपनी आवाज रेज की थी, और ये लोगों को समझ में भी आया कि ये जरूरी आवाज थी, ये जरूर आनी चाहिए थी ये आवाज। आपका पहला लेख कहाँ छपा था इस मुद्दे पे? मेरा पहला लेख जो था वो सबसे पहला लेख मैं ये कहूंगी कि सुभाष, वैसे तो मैं लिखती थी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मेरा एक लेख जिस पर बहुत शोर मचा वो था प्रेमचंद और दलित स्त्री, प्रेमचंद कफन और दलित स्त्री विमर्श, वो था संतान में छपा था। सुभाष घताड़े की मैगजीन है, वो थोड़ी रिसर्च पर है, उसमें छपा था। और उसके बाद उस आर्टिकल को पढ़ करके डॉक्टर रामचंद्र और बजरंग बिहारी मुझे ढूंढते हुए आए थे कि किसने लिखा है, तो उनको सुभाष ने बताया कि ये इनकी इंटरकास्ट मैरिज है और एक्टिव है बहुत। मेरा पहला वैसे तो मूक नायक में मैं काम करती थी, उसकी वो भी थी, लेकिन जो साहित्यिक दुनिया में मैं अपना पहला आर्टिकल उसको मानती हूँ। और उसी से पढ़ करके बहुत लोग मुझसे गुस्सा हुए, खासकर हमारे दलित लोग बहुत गुस्सा हुए, खासकर मेल, उन्होंने मुझ पर बहुत हमले किए, और लेखन के भी हमले किए, और मेरी काफी उस तरीके से मेरी इमेज खराब की गई। और उसके बाद जो थी, उस किताब के बाद हंस में मैंने उसमें कथा देश में पार्टिसिपेशन करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। तो जो एक किताब आई थी डॉक्टर धर्मवीर के सामंत का मुंशी, तो उसमें उन्होंने जो 1/3 पार्ट उन्होंने मुझ पे लिखा, और हर शब्द के नाम ले लेकर के गाली गलौज है उस किताब में। तो वो उस तरीके से आई थी, तो उसका हम लोगों ने विरोध भी किया था। तो ये सब था। तो उसमें मैंने राजकिशोर जी का किताब मैंने फिर उनका ढूंढ ढूंढ के पढ़ा, तो देखा उनकी थिंकिंग ही वही है, उनकी पूरी थिंकिंग ही एंटी विमेन है। और कई उसमें तो बड़ा फिर मैंने जो थी ना वो दलित महिलाओं के पक्ष में लगातार लिखा, तमाम तरह के। कथा देश में मेरे 2 आर्टिकल बहुत चर्चित हुए। एक तो था राजनीति में दलित महिलाओं की स्थिति, उसमें मैंने हर पार्टी से एक औरत का इंटरव्यू लिया था। फिर एक मैंने लिखा था कमेरी दलित महिला, उसमें एक कूड़ा बीनने वाली, एक ईंट भट्टा बनाए, उनका एक जूता बनाने वाली औरत के इंटरव्यू लिए, उनकी छापे, मतलब ये दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि वो कितनी मेहनती औरतें होती है। एक तरफ ये औरतें और एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरा ग्रुप है उनका, उसमें मैं कहूंगी कैलाश दहिया है, उसमें शिवराज बेचैन जी भी शामिल है, उसमें तमाम तरह के जितना आप बड़े राइटर जानते ना सब है। वो पूरा एक पक्ष था। तो दूसरी तरफ मतलब मैं एक बार तो मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरी भाई और बहन सब ने, कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये इस तरीके से इतना तीखा लिखना, इतने ऊंचे स्वर में बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे जो उस समय ठीक लगा और वो मैंने किया, और इसी वजह से शायद ये है कि वो इस तरह से काउंटिंग में मेरी राइटिंग गिनी जाती है। नहीं, चलिए अच्छी बात है। और कैसे हो सकता है कि इतना पुरुषवादी लोग हो, मेरे समझ में नहीं आता है। हालांकि मैं भी मेल हूँ, लेकिन तो मेरे राइटिंग्स या मेरे भाषण में कभी इस तरह के आपने नहीं देखा होगा, कभी भी। आप सामाजिक कार्यकर्ता है ना। एक सामाजिक कार्यकर्ता की एक दृष्टि होती है, जो कमरों में बैठ के लिखते हैं उनकी दृष्टि नहीं बन पाती, या जो किसी भी तरीके से है। जैसे देखिए, अब मैं कहूंगी कि इस वक्त जो है वो मोहनदास नेमिष राय ने जो अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें अपनी पत्नी के बारे में काफी कुछ लिखा है। सूरजपाल चौहान जी ने अपनी पत्नी के बारे में लिखा है, धर्मवीर ने अपनी पत्नी के बारे में लिखा है, और पॉजिटिव नहीं है कुछ भी। तो आप सोचिए कि
ये हमारे ये तो बाबा साहब के अनुयायी अपने आप को कहते हैं, तो भी इनकी राइटिंग ऐसी है, जबकि बाबा साहब की राइटिंग पढ़ेगा कोई तो वो इतनी ज्यादा, हम तो उनको भारत का मतलब हम तो उनको बहुत ही बड़ा फेमिनिस्ट के तौर पे कहते हैं कि बाबा साहब जितना बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं हो सकता, जो उनके उनके कामों में, सिर्फ राइटिंग में नहीं दिखता, उनके कामों में भी दिखता है फेमिनिज्म। वो जब भी कोई मीटिंग लेते थे, महिलाओं की अलग से मीटिंग लेते थे, वो महिलाओं को संबोधित करते थे। उनके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अगर हम आज कहें कि वो ये कहते थे कि भाई कोई आपका पति अगर शराब पी के आए उसे घर में मत घुसने दो, लड़की का भी लड़के को देखने का उतना अधिकार है जितना लड़का मैंने लड़की देखने आता है। मैंने बहुत ही बहुत बड़े सारे फैमिली। उनके वीडियोस बनाए हैं, महिलाओं को हाँ संबोधित करते हुए अम्बेडकर हाँ नामा में, बहुत हाँ सारे वीडियोस बनाए हैं। बहुत। तो ये एक अंतर विरोध कैसे है, ये विरोधाभास क्यों है कि हमारे लीडर तो इतने बड़े फेमिनिस्ट हैं और उनके मानने वाले बिल्कुल ही महिला विरोधी है। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और ये बात कोई कहता नहीं है। तो जब मुझे ठीक लगता है मैं वो जरूर बोलती हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी बोलना खड़ा हो। चाहिए। बिल्कुल। तो यही एक आपने ये नहीं बताया कि बजरंग बिहारी और रामचंद्र जी जब आए थे तो वो मिले आपको? मुझे उन्होंने फोन किया और उन्होंने सोचा था कि कोई लड़का होगा जिसके जो लिख रहा होगा, क्योंकि उस समय कोई उनके खिलाफ नहीं लिखता था। और तब उन्होंने मतलब उन्हें ऐसा लगा मैं कोई पुरुष स्त्री बन के लिख रहा हूँ, तो लेकिन अच्छा। ऐसा नहीं था। हाँ, तो जब उन्हें पता चला, और क्योंकि मैं तो हमेशा बोलती रही हूँ कि भारत में जो ये राइटिंग करते हैं प्रो दलित मान के जो करते हैं, नॉन दलित, असल में उसमें भी दलितों का अपमान छिपा होता है। वो जिस तरीके से राइटिंग करते हैं, आप उनके शब्द पढ़ जाइए कि अभी मतलब वो ऐसी भाषा यूज करेंगे कि जिसमें हमें पढ़ते पढ़ते भी एहसास हो जाएगा कि हमारी इंसल्ट कर रहे हैं ये। और बनते वो ये है कि बहुत ज्यादा हम सहानुभूति से लिख रहे हैं, हम बहुत ही ज्यादा प्रो दलित हैं और हम जो है, लेकिन आप देखिए सारे जो हमारे साहित्यकार है ना, वो उनकी एक एक जो भी कहते हैं कि इसमें हम उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे साहित्य में दलित आए कब आए भी हैं तो किस रूप में आए, देखो कि किस रूप में आए। क्या वो अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपनी इज्जत के साथ आए हैं कि या आपने उनको जानबूझ के इसलिए लाए हो ताकि भाई भाई आप मालिक हो, आपको नौकरानी की तो जरूरत पड़ेगी, तो नौकरानी की जरूरत पड़ेगी तो नौकरानी के तौर पे आएंगे। नहीं ये कि वो एक संपूर्ण महिला के तौर पे एक अपने व्यक्तित्व के साथ या अपने व्यक्तित्व के गुणों के साथ आई। तो ये नहीं, ये एक तरह से, इस तरह से जो सवर्ण साहित्य में उसको कहती हूँ, सवर्ण हिंदी साहित्य में तो ये नहीं है कम से कम। अनीता जी, ये मैगजीन वालों ने आपसे संपर्क किया था? नहीं। अच्छा, नहीं किया, अपने से उन्होंने सर्वे किया है? अपने से किया होगा, मैंने से नहीं किया, बल्कि अभी एक बीबीसी में अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था जायबाई चौधरी पर, बहुत ही, और जायबाई चौधरी जो है वो पहली दलित स्त्री है जिसने स्कूल खोला था, चोखा मेला स्कूल, और वो घर घर जा करके कौशल्या बेसेंत्री की किताब में उनका जिक्र मिलता है, और वो दलित आंदोलन नेत्री है, वो मतलब लीडर है वो, और उसने खोला था और वो चल रही थी, तो वो उनके संघर्ष को मैं सामने लाई थी कि वो पहली महिला कुली थी वो, क्योंकि उन्होंने कुली का भी काम किया था। और तो उसमें उस पर बीबीसी ने एक सीरियल बनाया था जिसमें था, वो सीरियल में 10 एपिसोड आया हमारी पुरखिन करके, तो उसमें उन्होंने जायबाई चौधरी को भी शामिल किया और मेरा उन्होंने घर आके इंटरव्यू लिया था। तो वो है मेरी पुरखिन में तमाम तरह की भारत की 10 औरतें, तो उसमें जायबाई चौधरी की कहानी उनको इतनी इंप्रेसिव लगी कि उन्होंने वो ली, और फिर उसमें उन्होंने मेरी बाइट वगैरह भी है, मैंने जो आर्टिकल लिखा उसका भी है। ऐसे ही अभी न्यूज 18 में पूजा प्रसाद है, तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले का एक क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो क्लिप है या क्या कहेंगे, उसको उन्होंने पेश किया है। तो जो मैंने किताब ट्रांसलेट की सावित्रीबाई फुले की, उसकी कविताओं को उन्होंने पढ़ा और बाद में रिकॉग्नाइज किया, ये उसकी संपादित किताब है। तो ये सारा काम जो है ना, ये क्योंकि जैसे आप देखिए सावित्रीबाई फुले पे ये पहली किताब है जो मराठी में उनकी कविताएं, लेकिन हिंदी में नहीं थी, तो ये पहली किताब आई 2015-16 में, और उसके बाद सावित्रीबाई पे बहुत अलग अलग तरह की किताबें आई। तो मैं सावित्रीबाई फुले पे बहुत समय से लिख रही थी, किताब तो मेरी 16 में आई है, 15-16 में, लेकिन उससे पहले मैं फॉरवर्ड प्रेस के लिए सावित्रीबाई फुले पे 2-3 बहुत अच्छे आर्टिकल लिख चुकी थी, खोज पर, वो काफी तो अगर आप भी देखेंगे तो सावित्रीबाई फुले पे मेरा काम आपको बहुत गूगल पे नजर आएगा। तो अभी मैं जो है वो सोयराबाई पे काम कर रही हूँ, सोयराबाई मतलब उन पे भी हिंदी में जरा भी काम नहीं है,
और वो संत चोखा मेला की पत्नी है और कवित्री है, बहुत बड़ी कवित्री है। तो उनका मैं हिंदी में काम कर रही हूँ और उनके 50 पदों का, और शायद वो, क्योंकि जैसे कि मैं रिक्रिएट नहीं करती, मैं मतलब मौलिक काम करती हूँ। जैसे मुझे जैसे मैं ये चाहूँ अब सोयराबाई पे हिंदी में आर्टिकल नहीं है कोई, हमारे किसी दलित राइटर के द्वारा लिखा नहीं है, तो वो मैं अपना लिखूंगी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको पूरा खोजबीन खुद पढ़ पढ़ा करके कई किताबों को ऐसी मैंने जैसे हिंदी में इंट्रोड्यूस नहीं थी दलित साहित्य में, कश्मीर की कवित्री ललदे, वो मेहतर जाति की थी, उन पे मैंने आर्टिकल लिखा, लाइब्रेरी घूम के मैटर, हालांकि लोग वो कहते हैं वो सवर्ण थी लेकिन वो दलित थे, और इनका उनका जिक्र जो है वो उसमें उनकी किताब में भी मिलता है, जैसी की किताब में भी उनका नाम मिलता है। तो ऐसे ही एक और है गब्दूराम वाल्मीकि, जिन पे जो स्वतंत्रता के समय थे और जिन्होंने लड़कियों को मैला ढोना उठाने के लिए, रोकने के लिए बड़ा उन्होंने काम किया, तो उसपे भी मैंने अभी उनके पड़ पोते जिंदा, तो वहां जा जाके इकट्ठा करके एक आर्टिकल लिखा था। तो ऐसे ही जो है अभी मैंने इस पे लिखा, 2-3 आर्टिकल मैंने रिसेंटली जाय भाई चौधरी पे और मुक्ता सालवे पे, ये सब मैं लिख रही हूँ। तो ये मैं अपना, मेरा एक इंटरेस्ट का काम है, जो कि मैं, इनसे बेशक प्रसिद्धि ना मिले आपको, कहानियों से और कविताओं से बेहद प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन ये एक हमारा मैं ये कहूंगी कि ये हमारा एक काम है, जो हमारा दलित आंदोलन से जुड़ा हुआ काम है। दलित आंदोलन हमारा, जो हमारे, हम जैसे कहते हैं ना कि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके ये पार्ट है, उसके ये अंग है। कविता कहानी लोगों को सचेत करती है, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे नायकों को खोज खोज के लाना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो वो उसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो मैं करती हूँ। चलिए, तो आपको हम एक संडे का शो रख देते हैं अम्बेडकरनामा पे। जो आप काम करेंगे हम लोगों को हाँ, सुनवाते रहेंगे। ठीक है। वीकली एक आइए, और इस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत सारे हाँ, को पता हाँ। नहीं है, लेकिन इसीलिए पर्पस अम्बेडकरनामा का यही था कि लोग सुन सके, कम से कम सुन ले क्या चल रहा है, तब कुछ तलाश करेंगे। जी। चलिए अनीता जी, एक और बात मेरे जहन में आ रही है। इन लोगों ने अपना एक सर्वे किया होगा, उसमें से फाइंड आउट किया होगा कौन सा किस क्रम में है, और अगर इसका पूरा हम विश्लेषण करें इन नामों का, तो ज्यादातर महाराष्ट्र दक्षिण से है, और सांस्कृतिक चेतना और महाराष्ट्र से एकेडमिक है। चेतना जो है उधर ज्यादा है। इसमें उत्तर भारत पीछे क्यों पड़ जाता है? देखिए इसमें ना, जैसे कि अब मैं ये कहूंगी कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, उनकी बड़ी सीरियस राइटिंग है, खासकर मैं अगर पूरा उनकी जो कहानियां कविताएं हैं, हालांकि और लोगों की भी हैं, लेकिन हमारा क्या है कि मैं एक जरूर इंडिकेट करूंगी कि हम लोग बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसे होते हैं, है ना, और हाँ, और हम ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये मैं खुल के बता रही हूँ आपको कि, और हम जो है ना, वो हमारे अंदर जो ये है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो ही आ गया है, मैं जो लिख रही हूँ वो ही आ गया है। और हमारे हिंदी में ये भी है कि जो यूथ है उनको कोई प्रोत्साहन नहीं देता, प्रोत्साहन देगा तो मेरे ऊपर लिख ले तो मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन उसके अपने अपने गुण उसके निकल आए, वो अपने जो लेखन क्षमता को निकाले, अपना वो निकाले, उसके अंदर जो छिपी टैलेंट है उसको हम निकाले, वो थोड़ा, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं भी यंग ही थी, तो मुझे बहुत लोगों ने दबाया, मैं ना उभर के आऊं, लेकिन मैं ये कहूँ कि चूंकि हमारा माहौल ऐसा था घर का, और हमारे भाई बहन भी सब आंदोलन में थे, तो दबने वालों में से तो मैं नहीं थी, जैसे, तो उसमें क्या है कि, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते, और मुझे एक सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, और उनको अगर दबाने वाले भी हो जाए तो वो फिर उनकी प्रतिभा कुचल ही जाती है। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, जैसे आपको मैं देखती हूँ, आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, गाइडेंस लेने आते हैं, आप उनको पुष्पित पल्लवित करते हो, ये वाली भाषा, तो मुझे लगता है हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए, ये नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ उसी पे कोई लिखे तो ही मैं शाबाशी दूंगा, उसके सर पे हाथ रखूंगा, गलत है ये। और देखिए, दलित लेखक संघ की जब से, मतलब अब मेरे अध्यक्ष होने को 1.5 साल हो गया, और आप देखिए दलित लेखकों में तमाम तरह के कई ऐसे लोग आए जो पहली बार जिन्होंने कविताएं पढ़ी, और उसके बाद उनका जो है वो मतलब मैं खोजती हूँ, मैं खोज खोज के लोगों को, देखिए जो हमारी पीढ़ी के हैं वो तो स्टैब्लिश हो चुके हैं, ठीक है,
चाहे वो कमल भारती हो, चाहे मैं हूँ, चाहे शिवराज बच्चन हो, रजत रानी मीनू हो, जो भी हो, सब इस्टेब्लिश हो चुके। लेकिन अगर हमारी पीढ़ी चली जाती तो नई पीढ़ी कब आएगी? तो कब आएगी? तो हमारा फर्ज बनता है नई पीढ़ी को आगे लाएं और नई पीढ़ी जनरेशन तैयार करें। अम्बेडकरनामा टैलेंट हंट भी करता है और विदेश भी भेजता है बच्चों को पैसा देकर। बहुत ही अच्छा आपने तो, बल्कि मैं ये कहूंगी बहुत अच्छा लग रहा था, आपने तो सुनीता की, भोजन माता की बहुत हेल्प की। वो लोगों ने बहुत उसको, यही इसी को एक्टिविज्म कहते हैं दरअसल। किताब कहानी लिख दी वो एक्टिविज्म का 50% पार्ट होगा, लेकिन जब हमने उसकी हेल्प कर दी तो वो 100% हो गया। हाँ, उसको पैसे मिले काफी, मैंने भी भेजा था 10,000 रुपए। हाँ वही मैं कह रही हूँ। तो एक बच्चा लंदन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है और एक जर्मनी जाने की तैयारी कर रहा है, उसका फंड भी मोबिलाइजेशन किया। अच्छा, मैं रतन लाल जी आपको ये बता दूं कि जो हमारी कहानियां हैं, मेरी कहानियां जो है वो मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। अभी वहाँ आत्मकथा का ट्रांसलेशन हो रहा है ना? तो ट्रांसलेशन है, और वहाँ पे जो है ना, वो अभी बीच में एक वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें अभी हम लोग जाने वाले थे वहां पर अमेरिका में, तो ये लॉकडाउन के कारण नहीं जा पाए, जिसमें कि एक अजय नावड़िया थे, एक उर्मिला पवार थी, और एक हमारे वो थे, क्या नाम है, शरण कुमार लिम्बाले, और एक मैं, हम 4 लोग जाने वाले थे। तो वहां पे हमारा था, लेकिन तो लॉकडाउन के कारण नहीं जा पाए। तो बाहर जो बाहर जो है ना, जैसे कि जो मेरी राइटिंग है पढ़ाई जाती है, तो ये भी एक रीजन है कि जो लिस्ट बनती है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि क्योंकि वो जब ट्रांसलेट हो रहा है तो वो, हालांकि मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मेरा ट्रांसलेट हो, और ना मैंने, आपको सच बताऊं तो आज तक मैंने किसी को किताब भी नहीं भेजी अपनी, कि मैं अपनी किताब भेजूं। हालांकि लोग अपना जब छपवाते हैं तो बहुत किताबें इधर-उधर भेजते रहते हैं, और मुझे लगता है कि मैं आपको एक किताब जरूर भेंट करूंगी। वो हरिप्रसाद नरके जी की किताब है मेरे पास, सावित्रीबाई फूले पे, वो मैं आपको जरूर भेंट करूंगी, क्योंकि वो किताब तथ्यों पर आधारित किताब है, और वो उनका बड़ी मेहनत है, बड़े साल उन्होंने मेहनत की। तो वो किताब मैंने 10 किताब मंगा के रखी है बांटने के लिए, कि मैं जब भी, हाँ, क्योंकि वो किताब मुझे लगता है वो बंटनी चाहिए, और सावित्रीबाई फूले के बारे में और लोगों को जानकारी मिले। तो हालांकि मेरी अपनी भी किताब है कविताओं की, वो भी काफी चर्चित किताब है, लेकिन मुझे लगता है जो उन्होंने अखबारों की कटिंग निकाली और ये सब निकाला, वो बड़ा महत्वपूर्ण काम है उस समय, घूम के आर्काइव और ये सब। तो मुझे लगता है कि ये सारा काम जो है, जब आप, जैसे कि मेरे बहुत सारे साथी हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, और उनसे मैं टच में रहती हूँ, और मैं एक्चुअली जो है हमारा, मैं ये सोचती हूँ कि जो कास्ट है वो एक डायमेंशन की बात नहीं है, वो सबको मिलके तोड़नी पड़ेगी, तो उसमें सब लोगों को अपना जोर लगाना, और कास्ट हमने बनाई भी नहीं तो हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो तोड़ने के लिए तो दूसरे लोगों की हमें मदद चाहिए। तो इंटरकास्ट मैरिज पढ़ना लिखना और सवाल उठाना है। हाँ, तो वो भी तो एक टूल है कास्ट तोड़ने का। जब आप यही कहते हो जनेऊ लीला, तो अपने आप से वो लोग आइडेंटिफाई होते हैं जो जनेऊ लीला करते हैं। तो वो जब जनेऊ लीला बोलते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये हमें बोल रहे हैं, मतलब आपने नाम भी नहीं लिया और सवाल उन पे उठ भी गया। तो ये एक, आपने तो खैर एक प्रचलित शब्द बना दिया जनेऊ लीला। ये हम इतिहास के छात्र हैं। चलिए, आपको तो एक तो आपकी उपलब्धियों के लिए आपको ढेर सारी बधाई अम्बेडकरनामा पूरे फैमिली की ओर से। चलते चलते एक आखिरी सवाल और मैं जानना चाहता हूँ। मैं इतिहास का छात्र हूँ और मेरी जो किताबें हैं वो काशी प्रसाद जायसवाल पे तकरीबन 5-6 किताबें हैं, छप चुकी हैं। एक अंग्रेजी में है, बाकी उनके हिंदी राइटिंग्स का कलेक्शन है। तो कुछ आप जानती हैं कि कुछ किताबें और मेरी हैं जो काफी पढ़ी गई, अनुवादित है। तकरीबन टोटल मिला के 10 किताबें मेरी छप गई हूँ, 2 प्रेस में। और कभी मैं अपने छात्रों को नहीं कहता कि इसको तुम रिसर्च करो। तो जो दलित लेखक इतने सारे गुट हैं, बड़े-बड़े विद्वत जन हैं, उनकी नजर में हम जैसे ऑथर, काशी प्रसाद जायसवाल में मेरा काम है पूरा, अभी कई किताबें आएंगी। तो ऐसे छात्र कौन से कैटेगरी में आते हैं? तो मुझे पता ही नहीं लगा। कौन से, जो रिसर्च करते हैं? नहीं, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो है ना, मैं तो ये कहूंगी कि आपके जैसे लोग बड़े उच्च कोटि में आते हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं खुद एक एक्टिविस्ट के तौर पे अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, और मैं एज ए राइटर के तौर पे अपने आप को इतना नहीं मानती, क्योंकि हम जो है, जैसे हम बचपन से ही एक्टिविज्म में है, और
कॉलेज पॉलिटिक्स वगैरह में थे, और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो दो पक्ष हैं उनकी लाइफ के, एक एक्टिविज्म है और एक राइटिंग है। तो दलित राइटर को दोनों पक्ष पे होना चाहिए, राइटिंग भी होनी चाहिए और एक्टिविज्म भी होना चाहिए। अगर हम सिर्फ राइटिंग करेंगे तो वो भी कोई इतना मायने नहीं है उसका, जब तक कि उसमें एक्टिविज्म के तत्व नहीं होंगे। मान लीजिए कि आज हम जो है राइटर है, लेकिन मैं इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करने लग जाऊं एज ए दलित, तो उस राइटिंग का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे तो सिद्धांतों के खिलाफ हो गई ना वो राइटिंग। तो ये जो है ना, ये जब तक कि आप जब एक्टिविज्म में जुड़ते हैं तो आपकी समझ खुलती है, क्लियर होती है, और आप मैंने ये देखा कि वो बेहतर राइटर है जो कि एक्टिविस्ट है। हालांकि उनको लोग कह दें कि भाई हम एक्टिविस्ट को राइटर नहीं मानते, लेकिन उनकी उनकी राइटिंग में पावर होती है, वो खींचते हैं लोगों को। और तो इसलिए, और उसमें क्या है कि उसमें समाज के तत्व भी होते हैं। आप समाज में इंटरेक्शन करते हो तो आपकी दृष्टि बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है कभी भी। दृष्टि सोचने का तरीका आपका बड़ा होता है। तो जितना हम छोटे घेरे में बैठ के सोचेंगे उतनी हमारी छोटी राइटिंग होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आपकी जो पहचान है वो एज ए मतलब आपको जो देखिए, आपका जो पहचान है वो एज ए एक्टिविस्ट बहुत बड़ी पहचान है। और वो मुझे लगता है वो प्राउड फील होना चाहिए हम लोग को कि एज हम एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। नहीं, उसमें मेरी पहली किताब और कितने रोहित एक्टिविज्म पे ही है। हाँ, हाँ, और उसमें एक्चुअली ये सर्टिफिकेट बांटू जो पूरा संप्रदाय है ना, मुझे आपत्ति है कि आखिर आपको किसने अथॉरिटी दिया कि आप इस सर्टिफाई करें कि कौन सा लेखक है, नहीं लेखक। तो सही बात एक है। लंबी यात्रा के बाद है वो तय होता है, समाज तय करता है, लोग तय करते हैं, दुनिया तो ग्लोबल वर्ल्ड है, दुनिया तय करेगा कि कौन कितना बड़ा लेखक था। वैसे में सोशल साइंटिस्ट के लिए जो है समाज लैब होता है, एक्टिविज्म उसका टूल्स होता है टेस्ट करने के लिए अपने बिल्कुल आइडियाज। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं भी आपकी बात शुक्रिया मानती हूँ हाँ। कि ये तो मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि दूसरे लोग कौन है डिसाइड करने वाले, ये बढ़िया है, ये घटिया है, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ये 10 नंबर यही है या 20 नंबर यही है, ये तो कोई नहीं होना नहीं चाहिए। और पुरस्कारों की भी यही राजनीति होती है कि भाई पुरस्कार किसको दिया जाए, कौन करीब है, कौन दूर है ना। तो ये सब पॉलिटिक्स होती है। लेकिन मैं तो वैसे मैं किसी उसमें आती नहीं, क्योंकि आप देखिए अगर हिंदी लिटरेचर की जो लिस्ट बनेगी ना, अगर हिंदी संस्थान बनाएगा, ये बनाएगा, तो उसके राइटर अलग होंगे। उसमें आप कभी काउंट नहीं होंगे। जो सरकारी संस्था बनाएंगे उनके अलग होंगे, सबके अलग अलग है। लेकिन ये जो मैं समझती हूँ कि ये इन्होंने कास्ट स्पेसिफिक जो किया होगा, और वो जो पॉपुलर राइटिंग होंगी वो उसको लेके किया होगा। खैर मैं इनको जानती नहीं हूँ। उससे पहले भी एक लिस्ट आई थी, इससे पहले भी एक लिस्ट आई थी जो कि यूएस में जो था। अब आप देखिए यूएस में जो है, मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आती, इतनी कन्वर्सेशन भी मैं नहीं कर पाती, और उसमें मेरा कुछ जो काम है वो ट्रांसलेट हुआ है, हिंदी का काम। मेरी किताब आई थी जो कि 2012 में आई थी, दलित स्त्रीवाद पे आई थी वो। और क्योंकि वो पहली किताब थी इसलिए वो आइडेंटिफाई हुई। उससे पहले जो फेमिनिज्म पे जो राइटिंग मिलती है वो सब इंग्लिश में है, और दलित फेमिनिज्म वाली भी इंग्लिश में है। मतलब वो सब दलित फेमिनिज्म से जो लिखी गई वो किसी दलित महिला ने नहीं लिखी है, वो सब सवर्ण महिलाओं ने लिखी है। तो ये पहली बुक थी जो मैंने दलित स्त्रीवाद को लेकर के लिखी, और 250 पेज के उसमें तमाम तरह के आर्टिकल है दलित महिलाओं को लेकर के। और वो लोगों को इतनी पसंद, मतलब वो उसकी भाषा और वो सब इतने सरल है कि वो उस समय ये प्रचलित था कि हर स्टूडेंट के पास किताब थी वो, क्योंकि हिंदी का काम बहुत बड़ा है। दलित स्त्रीवाद पे तो हम लोग काम कर रहे थे, और उसी साल वो बीबीसी की 10 बुक में भी आई थी वो किताब, सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब। तो उसमें भी हमारा कोई रोल तो था नहीं, लेकिन उसमें आई तो बड़ा अच्छा लगा कि ये किताब आई है। और वाकई वो किताब जो है वो लोग, उसकी समीक्षा वहां पर हुई थी, बॉम्बे के एक अखबार में हुई थी। तो उसमें लिखा था भारत की सिमोन है अनीता भारती। ये शीर्षक था, क्योंकि दलित स्त्रीवाद पे पहली किताब आई थी। तो क्योंकि लोग चाहते हैं पढ़ना, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि हमारे जो लोग हैं वो भी ओरिजिनल राइटिंग प्रेफर करते हैं। ओरिजिनल, अगर आपकी ओरिजिनल है और राइटिंग में पावर है, आप खींचना चाहते हो किसी इशू से। अब देखिए जब मैं वही कह रही हूँ कि एक बार बॉम्बे में एक सभा थी, जैसे कि
मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग बात करते रहते हैं। तो वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग थे, तो अब वहां पे बहुत सारा दोनों सवर्ण और दलित दोनों महिलाओं की मीटिंग थी। तो वहां पर मैंने खड़े होकर बहुत जोर की बोला कि भाई देखिए, ऐसा आप तो लड़ लोगे लेकिन आपको कभी पानी की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, कभी पानी की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। आपके लिए कुएं खुले हैं, सब नदियां तालाब सब खुले पड़े हैं। हमारी महिलाएं खड़ी रहती है मटका लेके, उनको कोई नल पे नहीं चढ़ने देता। ठीक है, आपको मंदिर में कहीं जाने की वो आप जहां मर्जी चले जाएं, हमारे सवाल तो इतने कठिन है कि हमें तो किसी जगह जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। और आप लोग के लिए जो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो आपकी सुविधा है, जी, हमारी समस्या आपके लिए सुविधा है। हमारे लिए कास्ट प्रॉब्लम है, आपके लिए वो सुविधा है। आप उससे बहुत बेनिफिट उठाते हो, आप जो मर्जी करना चाहो, लेकिन हमारे लिए तो वही जिंदगी और मरण का सवाल है कि हम कहाँ जाए। सोयराबाई जो है महाराष्ट्र की बहुत प्रसिद्ध संत है, वो दरवाजे पे खड़ी है, उनको घुसने नहीं दे रहे मंदिर के अंदर। तो वो लिख रही है कविता कि मुझे जो है वो बिठोबा, वहां पे कृष्ण को कहते हैं बिठोबा, मुझे तो ये घुसने नहीं दे रहे अंदर, अब तू ही मेरी झुग्गी में आके बैठ जा। फिर वो कहती है बैठ गया आके, क्या करोगे, वो तो मेरी झुग्गी में बैठा है, लो। तो वो ऐसे चैलेंज कर देती है। तो वो ऐसे चैलेंज करते हैं कि तुम्हारा जो भगवान है ना, तुम्हारे मंदिर में नहीं बैठा, मेरी झुग्गी में बैठा हुआ है। सोचिए दलित महिला कितनी पावरफुल बात कह रही है। उसे पिटने का डर है, उसे लोग मार डालेंगे, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि नहीं तुम्हारा तो अच्छा है, आप वीकली एक दिन टाइम निकालिए, संडे के संडे आपको हम बुलवाते हैं अम्बेडकरनामा पे, लोग सुने कम से कम आपके काम को, शोध को, आपकी समझ को। शुक्रिया अनीता जी, और बधाई बहुत बहुत। और दोस्तों, अनीता भारती हैं, बेबाक लिखती हैं, बोलती हैं, शिक्षिका हैं, लेखिका हैं, एक्टिविस्ट हैं, ऑल इन वन। पूरा वीडियो देखिए और पूरा शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद।